जब भी आप कोई क्रेडिट सेल वगैरह करते हैं तो बदले में कोई डॉक्यूमेंट वगैरह देते हैं, उसी को बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। तो डेफिनेशंस वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है कभी, क्योंकि कभी भी डेफिनेशन वगैरह पूछी नहीं जाती है, इसलिए आप चिंता ना करें। फीचर्स वगैरह आप याद कर सकते हैं कि ये एक राइटिंग में होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन राइटिंग, और द ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल, यानी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, इफ एंड बट नहीं होना चाहिए कि हम कब पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। अमाउंट ऑफ बिल डेफिनेट होना चाहिए, पेमेंट फिक्स होना चाहिए, साइन जो है ड्रॉवर के आपके होंगे, और मस्ट बी साइन बाय एक्सेप्टर भी इस पे साइन करेगा। तो कुछ एक चीजें याद कर लो। पार्टीज की बात करें तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की 3 पार्टीज होती हैं। ड्रॉवर ए यानी जिसने बिल लिखा, ड्रॉवी यानी एक्सेप्टर जिसने बिल एक्सेप्ट किया, और पेई जिसको पैसा मिलेगा। वैसे तो पैसा ड्रॉवर को मिलेगा, लेकिन पैसा अगर उसने बिल इंडोर्स कर दिया सी को तो ऑब्वियसली पैसा उसको मिलेगा। तो इस तरीके से 3 पार्टीज होती हैं। स्पेसिमेन और बिल ऑफ एक्सचेंज कई स्कूलों में पूछा जा सकता है, पर ज्यादा नहीं पूछा, 90% चांस है इसका स्पेसिफिकेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा, आप बेफिक्र रहिएगा। और एक प्रोमिसरी नोट आप और याद कर लो। प्रोमिसरी नोट क्या होता है? होता तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसा ही है, मतलब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो टोटल सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। थ्योरेटिकल जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। प्रोमिसरी नोट में आप इस चीज को समझ लो कि प्रोमिसरी नोट आपका जो करेंसी नोट है ना, वो एक तरह का प्रोमिसरी नोट है। यानी आरबीआई के गवर्नर ने आपको प्रॉमिस किया कि वो आपको पैसा पे करेगा, तो साइन आपका नहीं होगा, जिसने प्रॉमिस किया है उसका साइन होगा। तो यहाँ भी मस्ट बी पेड स्पेसिफाइड होना चाहिए, साइन बाय प्रोमिसर, जिसने प्रॉमिस किया उसका साइन होना चाहिए, और ये सब चीजें इसके अंदर भी। और इट मस्ट बी इन राइटिंग, ये भी होना चाहिए। स्पेसिमेन पूछेंगे नहीं, पार्टीज पूछेंगे। इसमें पार्टीज 2 होती हैं, एक मेकर, मेकर कौन? आरबीआई का गवर्नर, जिसने कि वो नोट बनाया और साइन किए, और पेई जिसको कि उसके बदले में पैसा मिलेगा। इसमें 2 ही पार्टी होती हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 होती हैं, ध्यान रखना। और इसके अंदर आपके जो डिफरेंस हैं वो पूछे जा सकते हैं, और वो आपके हेडिंग के बेसिस पे पूछे जा सकते हैं। मतलब वो इन 9 में से कोई भी हेडिंग दे देगा और आपको कहेगा कि हाँ भाई आप बताइए इस बेसिस पर डिफरेंस जो है वो क्या है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका आता है डेट ऑफ मैच्योरिटी और डेज ऑफ ग्रेस। आपको पता है डेज ऑफ ग्रेस कितने होते हैं? 3 दिन फिक्स हैं। वो 3 दिन का कॉन्सेप्ट आपका चलता है। इसमें आप इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो है वो देख सकते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन दे रखे हैं डेट ऑफ बिल एंड उनके पीरियड, और आपको इनके जो मैच्योरिटी डेट्स है वो निकालने हैं। जैसे 1 जनवरी का बिल है 2 महीने का, तो 1 जनवरी के बाद 2 महीने गिन लो, 1 फरवरी 1 मार्च। तो वैसे तो 1 मार्च है, पर 3 दिन ग्रेस के जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 मार्च। तो आंसर आएगा 4 मार्च, चेक कर लो 4 मार्च आ रहा है। ऐसे ही 28 जनवरी है 1 महीना, तो 28 जनवरी से 1 महीना हो गया 28 फरवरी, 1 महीना तो हो गया। और ये 17 है, 2017 चल रहा है, तो लीप ईयर तो है नहीं, 28 फरवरी होगा और महीना खत्म हो गया। 3 दिन जोड़ने हैं, तो फरवरी में तो दिन है ही नहीं, तो 1 2 और 3, तो 3 मार्च। इसमें 3 दिन जोड़ोगे तो 3 मार्च बैठेगा, इसलिए इसका आंसर आ रहा है 3 मार्च। ऐसे ही आपको हर महीने का कैलकुलेशन जो है वो करना है। अब अगर डेज आ जाए, जैसे 1 दिसंबर और 60 डेज बोला है, तो यहाँ फिर डेज देखने पड़ते हैं। डेज देखने का कॉन्सेप्ट कैसे? वो देखो, 1 दिसंबर है तो उसको गिनने का तरीका क्या है? दिसंबर में दिन होते हैं 31, 31 में से 1 दिसंबर जा चुका, बाकी बचे 30, तो दिसंबर के हो गए 30, और 30 दिन लेंगे, जनवरी के हो गए 60 दिन, ये 60 डेज तो हो गए। और जनवरी कहां तक पहुंचे? 30। और अब 3 दिन ग्रेस के भी जोड़ने हैं, तो जनवरी में दिन होते हैं 31, 30 जनवरी तक आप पहुंच चुके हैं, तो 31 जनवरी, फिर 1 फरवरी, फिर 2 फरवरी, यानी 2 फरवरी जो है 3 दिन जुड़ गए। ये देखो ये 3 दिन जुड़े, तो ये 2 फरवरी जो है वो आपका आंसर जो है वो आपका आ जाएगा। तो चेक करो, इसका आंसर 2 फरवरी आ रहा है। तो डेज गिनने के लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है, आपको लिटरली दिन गिनना पड़ता है। और दिन गिनने की शुरुआत देखो कैसे हुई है, 1 दिसंबर आपकी ड्यू डेट है, वो ट्रांजेक्शन डेट है। तो जब महीने गिनने हो तो दिसंबर 31 में से ये 1 या जितने भी दिन बीत चुके हो वो हटा दो, तो दिसंबर के 30 ही दिन गिने जाएंगे। बस बच्चा यही गलती कर देता है, वो इसको 31 ले लेता है। तो बस इसका ध्यान रख लेना, ड्यू डेट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो मंथ में डे टू डे चलता है, जैसे 1 जनवरी है तो अगर मंथ का है तो 1 फरवरी 1 मार्च, देखो पूरा 1 मार्च ही बैठेगा। लेकिन डेज का जब आप करते हैं तो फिर आपको जो दिन 1 तारीख है उसको निकाल के दिन आगे का दिन गिनना है। ये इसकी टेक्निक है गिनने की, उससे आपका आंसर हमेशा पहली बार में सही आएगा। इसलिए आप इसको इस तरीके से ही करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये ऐसा है, ग्रेस डेज 3 दिन हमेशा जुड़ते हैं, चाहे मंथ हो चाहे डेज हो, वो 3 दिन जुड़ने ही जुड़ने हैं, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसमें क्या है, कभी कभी इमरजेंसी हॉलीडे आ जाता है या नेशनल हॉलीडे आ जाता है, तो इमरजेंसी हॉलीडे की कंडीशन में 1 दिन बाद का कॉन्सेप्ट बना हुआ है। और नेशनल हॉलीडे की कंडीशन जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर,
25 दिसंबर या कोई संडे, इस कंडीशन में एक दिन पहले भी पेमेंट आपको करना पड़ सकता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये आपका है 27 नवंबर और बोला है 3 महीने। अब 27 नवंबर से दिन गिनो, 27 नवंबर से 3 महीने गिनोगे तो 27 दिसंबर, 27 जनवरी और 27 फरवरी। अब 27 फरवरी हो गया, प्लस आपको 3 दिन और, तो 28 फरवरी। और ये 2015 है तो 28 फरवरी आएगी 2016 की, है ना। तो 27 फरवरी आएगी 2016 की, और 2016 लीप ईयर है। तो यहाँ जो है 27 के बाद आप 3 दिन कैसे गिनोगे, 28, 29 और देन 1, तो इसका आंसर 1 मार्च आएगा, क्योंकि यहाँ 28 और 29 दोनों गिनने पड़ेंगे, 29 भी गिनना पड़ेगा क्योंकि ये लीप ईयर है, इसका ध्यान देना पड़ेगा। तो इसका आंसर 1 मार्च आना चाहिए। चेक करो, इसका आंसर 1 मार्च आ रहा है। और ऐसे ही मैं यहाँ देखता हूँ 23 नवंबर 2 महीने, तो 23 नवंबर से 2 महीने गिनो, 23 दिसंबर, 23 जनवरी, 23 जनवरी प्लस 3 दिन, ये हो गई 26 जनवरी। और 26 जनवरी लीप, जो 26 जनवरी जो है नेशनल हॉलिडे है, और नेशनल हॉलिडे की कंडीशन में एक दिन पहले होगा, तो इसका आंसर 25 जनवरी आना चाहिए। चेक करो, इसका 25 जनवरी आ रहा है, इसका 25 जनवरी आ रहा है। और अगर अपन कोई और देखते हैं कि ये 23 मई का है, 60 दिन देखते हैं, 29 मई आपको दे रखा है 4 महीने, और इमरजेंसी हॉलिडे 25 जुलाई है, तो जुलाई वाला कौन सा बैठ रहा है इसके अंदर, देखो 31 मई, ये भी नहीं बैठेगा। कौन से इमरजेंसी हॉलिडे कहाँ काम आ रहा है, 23 मई को देख लेते हैं। 23 मई है 60 डेज, तो 23 मई को कैसे गिनेंगे, मई में दिन होते हैं 31, 31 में से 21 तो चले गए, बाकी बचे 8, तो मई के हो गए 8, जून के हो गए 30। अब जुलाई के लेने तो 38 डेज तो हो चुके, टोटल लेने अपन को 60, टोटल लेने 60 डेज, 38 डेज हो चुके हैं जून तक। तो जुलाई के मैं 22 डेज और ले लूं, जुलाई के, तो ये अब मेरा 60 डेज हो जाएगा। तो 22 जुलाई है, और प्लस 3 दिन ग्रेस के, तो ये आ गया 25 जुलाई। और 25 जुलाई बोला इमरजेंसी हॉलिडे, और इमरजेंसी हॉलिडे की कंडीशन में एक दिन पहले नहीं होता, एक दिन बाद होता है। तो 25 जुलाई की जगह ये बन जाएगा आपका 26 जुलाई। तो चेक करो, इसका आंसर 26 जुलाई आना चाहिए, चौथे का आंसर। ये चौथे का आंसर 26 जुलाई आ रहा है, एक दिन बाद होगा, बिकॉज ये इमरजेंसी हॉलिडे है, इमरजेंसी हॉलिडे में एक दिन बाद का होता है। देखिए इसमें 2 टर्म आती हैं, इनको भी एक बार देख लें। बिल एट साइट, एट साइट का मतलब है कि आपको देखते ही बिल का पेमेंट करना है, ऑन स्पॉट पेमेंट होता है, इसको कहते हैं ऑन प्रेजेंटेशन, यानी जैसे ही आपको बिल दिखा आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ऑन साइट पेमेंट है ये, देखते ही पेमेंट। एक कॉन्सेप्ट होता है बिल आफ्टर डेट, और एक होता है बिल आफ्टर साइट। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये डेज की काउंटिंग के लिए होता है ना। आफ्टर डेट का मतलब मैं आपको बताता हूं, आपने 1 जनवरी को बिल लिखा और वो 4 जनवरी को एक्सेप्ट हुआ, ये तो ड्रॉ किया, ये एक्सेप्ट किया, और 1 महीने का बिल है। तो इस कंडीशन में बिल आफ्टर डेट की कंडीशन में आपकी ड्यू डेट क्या होगी, तो काउंटिंग चालू होगी 1 जनवरी से। 1 जनवरी से 1 महीना कितना हो गया, 1 फरवरी, प्लस 3 दिन ग्रेस के, तो ये आपका आ गया 4 फरवरी ड्यू डेट हो जाएगी आपकी, अगर मैं बिल आफ्टर डेट लूंगा। यही क्वेश्चन अगर मैं बिल आफ्टर साइट करूंगा ना, तो काउंटिंग चालू होगी 4 जनवरी से, क्योंकि आफ्टर साइट का मतलब है देखने के बाद काउंटिंग चालू होगी, देखने के बाद काउंटिंग चालू होगी। तो देखा कब उसने, सब कब किया, 4 जनवरी को, तो 4 जनवरी में 1 महीना जोड़ो, 4 फरवरी, 3 दिन ग्रेस के, तो यहाँ क्या आएगा 7 फरवरी। तो इसीलिए एक ही क्वेश्चन में बिल आफ्टर डेट है तो काउंटिंग चालू होगी 1 जनवरी से, और बिल आफ्टर साइट है तो काउंटिंग चालू होगी 4 जनवरी से, जिस डेट को एक्सेप्ट हुआ। तो ये 2 कॉन्सेप्ट थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आ सकते हैं। और बिल एट साइट तो ऑन स्पॉट पेमेंट है, उसमें तो कुछ ज्यादा आपको सोचना ही नहीं है, वो चक्कर ही नहीं है। देखो ध्यान देना, बिल आफ्टर डेट में 3 डेज जोड़ने हैं, बिल आफ्टर साइट में 3 डेज जोड़ने हैं, पर बिल एट साइट में 3 डेज नहीं जुड़ते हैं, ध्यान रखना, इसमें नो ग्रेस डेज होते हैं, है ना। सच बिल आर नॉट एंटाइटल टू डेज ऑफ ग्रेस, इसमें डेज ऑफ ग्रेस नहीं होते, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। क्वेश्चन थ्योरी का बन सकता है कि कौन सी कंडीशन में ग्रेस डेज नहीं होते, तो बिल एट साइट ऑन स्पॉट पेमेंट होता है, इसमें ग्रेस डेज आपको अलाउड नहीं होते हैं, ये बात याद रखने की है, स्पेशली याद रखिएगा, थ्योरी में पूछ सकते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या है, ये मल्टीपल बिल का क्वेश्चन है, इसमें आपके 3 बिल एक साथ चलेंगे। इलस्ट्रेशन 30, ऑन 1 जनवरी राम ड्रू मोहन हु इज डेटर ऑफ 15,000 3 बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखे। पहला बिल 4,000 का 1 महीने का, दूसरा बिल सेकंड बिल 5,000 का 2 महीने का, और तीसरा बिल 6,000 का 3 महीने का।
और मोहन ने सारे बिल एक्सेप्ट भी कर दिए। ठीक है जी, 3 बिल आए हैं भाई, तो चेक कर लो। 3 बिल आए हैं, BR1 अकाउंट डेबिट, BR2 अकाउंट डेबिट, BR3 अकाउंट डेबिट टू मोहन। ये 4000 का, 5000 का, 6000 का 3 बिल आ गए। ऐसे क्वेश्चन की क्या ड्राइंग बना लेनी चाहिए, तो वो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब ये थोड़ी सी होती तो कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग है। मैं एक टाइमलाइन खींचता हूँ, ये देखिए ये टाइमलाइन है, और यहाँ 1 जनवरी 2019 को 3 बिल लिखे हैं। BR1 है आपका 4000 का, और ये है 1 महीने का। BR2 है आपका 5000 का, और ये है 2 महीने का। और BR3 है आपका 6000 का, और ये है 3 महीने का। ठीक है, अब पहला बिल जो है लिखा है 10 जनवरी को राम इंडोर्स द फर्स्ट बिल टू इस क्रेडिटर सोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 4120। पहला बिल 10 जनवरी को आपने दे दिया सोहन को। कौन सा बिल? पहला बिल इंडोर्स कर दिया, और ये वैसे सोहन आपसे मांगता कितना था? 4120, और सेटलमेंट कर दिया, नहीं 120 रुपए डिस्काउंट कमाओगे आप। आगे क्या लिखा है? और द बिल वर ड्यूली मेट ऑन मैच्योरिटी, तो पहला बिल तो मैच्योर भी हो गया, तो एम लिख देता हूँ, ये मैच्योर हो जाएगा। वैसे मैच्योर कब होगा? 1 जनवरी का बिल है, एक ही महीने का, तो 1 फरवरी प्लस 3 दिन, 4 फरवरी को जाके मैच्योर हो जाएगा। 4 फरवरी को ये बिल क्या हो जाएगा? मैच्योर हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है 20 जनवरी को क्या किया? आप देखो 20 जनवरी है, 20 जनवरी है, 20 जनवरी द सेकंड बिल वर डिस्काउंटेड, इसको डिस्काउंटेड कराया। ठीक है, फ्रॉम द बैंक फॉर 4850 में। अब 5000 रुपए का बिल था, 4850 में डिस्काउंट करा लिया, तो डिस्काउंट कितने का हो गया? 150 का। तो ये भी अपन को ध्यान रखना है। द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, डिसऑनर हो गया। अब देखो दूसरा बिल है 2 महीने का, दूसरा बिल है 2 महीने का, तो इसका मतलब इसकी डेट होगी 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 मार्च प्लस 3 दिन 4 मार्च। तो 4 मार्च को इसकी ड्यू डेट आएगी, ध्यान देना। और ये वाला बिल जो है यहाँ आके डिसऑनर हो गया, और नोटिंग चार्जेस लग गए 40 रुपए, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, चार्जेस लग गए। ऑन मोहन रिक्वेस्ट राम ड्रू ए फोर्थ बिल ऑन मोहन फॉर 2 मंथ फॉर द अमाउंट ड्यू प्लस 200 इज इंटरेस्ट ऑन द ड्यू डेट एंड बैंक पेड 40 फॉर नोटिंग चार्जेस। ठीक है, और 2 महीने का ब्याज भी जुड़ गया 200 रुपए। तो नया बिल लिखा 2 महीने का। अब देखो 4 मार्च को 2 महीने का बिल लिखा है, तो 4 मार्च के बाद 2 महीने जोड़ो, 4 अप्रैल 4 मई प्लस 3 दिन 7 मई। ये बिल जो होगा 7 मई को ड्यू होगा, ध्यान देना। ये वाला बिल 7 मई को ड्यू होगा, देखेंगे क्या करना है। थर्ड बिल वाज पेड अंडर द रिबेट 15% ऑन 1 मंथ बिफोर द मैच्योरिटी, 1 महीने पहले। और ये बिल था कितने महीने का? 3 महीने का, और ये 1 महीने पहले रिबेट करा दिया गया। तो मैंने आपको बताया रिबेट कितने महीने का करता है? जितने महीने रिमेनिंग हो। तो 1 महीना रिमेनिंग था, तो 1 महीने की रिबेट कट गई होगी। और उसका 1 महीना आएगा कब, वो भी देखो। 1 जनवरी है, 3 महीने गिनने पर अभी 2 ही गिनने, क्योंकि 1 महीने पहले तो रिबेट ही करा लिया। तो 1 जनवरी है, तो 1 फरवरी, 1 मार्च प्लस 3 दिन और ग्रेस के 4 मार्च। 4 मार्च को ये जो तीसरा बिल है ना, ये तीसरा बिल आपका क्या करा दिया गया? रिबेट करा दिया गया 4 मार्च को। जगह नहीं है तो मैं यही लिख रहा हूं इस तरह से, 4 मार्च को रिबेट करा लिया गया यहाँ। और आगे लिखा है बिफोर द मैच्योरिटी द फोर्थ बिल वाज सेंट टू द बैंक फॉर बिल फॉर कलेक्शन। अच्छा, ये वाला जो बिल था ना, ये वाला बिल सेंट फॉर कलेक्शन में भेजा गया 4 मई को। कब भेजा ये? 4 मई को। ठीक है, एंड ड्यूली मेट ऑन मैच्योरिटी, और ये मैच्योर भी हो गया, ये यहाँ के मैच्योर भी हो गया, ये बात भी लिखी है। ये अपना पूरा क्वेश्चन जो है वो हमने रीड आउट किया है। तो क्वेश्चन को रीड करने का तरीका ये है कि देखो ये BR1 की डेट्स है। BR1 ये रहा 4000 का, BR1 यहाँ 4 जनवरी को इंडोर्स कर दिया गया, और ये 4 फरवरी को यहाँ मैच्योर भी हो गया। मैंने पूरा येलो इंक से लिखा है। दूसरा बिल आपका जो था BR2, ये 5000 का था, इसको हमने 20 जनवरी को डिस्काउंट कराया, ये 20 जनवरी को डिस्काउंट हुआ। फिर ये 4 मार्च को डिसऑनर हो गया, और फिर इसके बारे में 4 मई को आपने बिल सेंट फॉर कलेक्शन में भेज दिया, और देन ये मैच्योर हो गया। ये इसकी कहानी है। और तीसरा बिल जो था वो आपका ग्रीन कलर से है, BR3, ये आपने 4 मार्च को रिबेट करा लिया 1 महीने पहले, और ये मैच्योर हो गया है।
ऐसा क्वेश्चन में लिखा है तो इसकी ड्यू डेट जो आएगी वो आएगी 4 अप्रैल, है ना। 3 महीने का बिल था तो ये 4 अप्रैल को जो है वो होगा, तो वो मैं लिख देता हूँ। 4 अप्रैल आपकी अप्रोक्सीमेटली यहाँ आएगी। 4 अप्रैल को ये मैच्योर हो गया तो मैं एम लिख देता हूँ, ये मैच्योर हो गया। इतना ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लाइन से जो टाइमलाइन आपने बनाई है उस पर चलते रहिए, आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले देखो 1 जनवरी को आपके पास ये तीनों बिल आए, बिल आने की एंट्री ये रही। नाउ अब आए 10 जनवरी को, 10 जनवरी को आपने बिल इंडोर्स कर दिया सोहन को, तो सोहन अकाउंट डेबिट टू बीआर और 120 रुपए का आपने डिस्काउंट कमा लिया क्योंकि सेटलमेंट कर दिया। फिर आप आए, नेक्स्ट डेट आपकी आई 20 जनवरी को, 20 जनवरी को आपने डिस्काउंट कराया बिल 4850 में और 150 का डिस्काउंट है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 4850, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 150 टू बीआर, ये आपका सेकंड बिल गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड बिल के बाद 4 फरवरी को जो इंडोर्स किया था बिल वो मैच्योर हो गया, ऐसा लिखा है। अब ध्यान देना, इसकी आप कोई एंट्री नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि ये बिल है सोहन के पास, पैसा किसको मिलेगा? सोहन को। तो आप उसकी एंट्री क्यों करोगे? तो इसीलिए 4 फरवरी की आप कोई एंट्री नहीं करेंगे। फिर आएगा 4 मार्च। 4 मार्च को, एक तो 4 मार्च को आपका बिल डिसऑनर हो गया, आपका जो बिल है वो डिसऑनर हो गया 4 मार्च को। तो देखो 4 मार्च को आपका बिल डिसऑनर हो गया, डिसऑनर की एंट्री होगी मोहन टू बैंक। 5000 रुपए का बिल था प्लस नोटिंग चार्जेस लगे 40, तो 5040। अच्छा, मोहन से इंटरेस्ट भी लगेगा, इंटरेस्ट वहां अपने लिखा था 200 रुपए का इंटरेस्ट है, ये देखो 200 रुपए का इंटरेस्ट, और कैश में मिला नहीं है तो मोहन को डेबिट करके डेटर बना लिया, नॉट इन कैश है ये, तो मोहन टू इंटरेस्ट। अब जो नया बिल आएगा उसमें क्या क्या होगा? उसमें होगा 5000 रुपए का बिल, 40 रुपए के नोटिंग चार्जेस और 200 रुपए का इंटरेस्ट, तो कुल मिलाकर अमाउंट बन जाएगा 5240। तो नया बिल आएगा 5240 का। उसके बाद कौन सी डेट आएगी? उसके बाद आएगी आपकी 4 अप्रैल। ये देखो यहाँ 4 मार्च के बाद 4 अप्रैल है। 4 अप्रैल को आपका ये वाला बिल जो रिबेट पे गया था वो ऑनर हो गया। 4 अप्रैल को आपका, 4 मार्च को पहले आपने रिबेट करवाया है बिल, देखो 1 महीने की डिस्काउंट, 1 महीने की रिबेट काटी है, बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बीआर, तो ये पैसा तो मिल गया आपको। फिर आपने क्या किया? 4 मई को, 4 मई को आपने ये वाला बिल, कौन सा, जो कि आपने नया वाला बिल लिखा था, वो बिल सेंड फॉर कलेक्शन में भेज दिया। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन में भेजने की एंट्री होती है बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर, ये गया। और जब बैंक में पैसा आ जाएगा तो बैंक से आपके पास एसएमएस आ जाएगा, कब? 7 मई को, कि पैसा आ गया, तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। जो बिल सेंड फॉर कलेक्शन डेबिट हुआ था वो क्रेडिट होकर आपका कैंसिल हो जाएगा, इससे आपका पूरा मनी आ गया है। ये सारी एंट्री पहली पार्टी की हुई है, यानी ये मैं ए की बुक्स में बताया। ए यहाँ कौन है? राम। ये सारा राम की बुक्स में जो मैंने एंट्री है वो आपको बताई है। देखो ऐसा क्वेश्चन जब आपको सॉल्व करना हो तो ऐसा टाइमलाइन का चार्ट आपको बनाना चाहिए। यहाँ तो इतनी जगह नहीं थी, नहीं तो आप एक पेज पे आराम से पूरा बनाइएगा, जिससे कि आपको पता लगे कौन सी डेट को कौन सी एंट्री अपने आप आ रही है। अदरवाइज क्वेश्चन पढ़ के आप भूल जाएंगे कि कौन सी चीज कैसे चल रही है। तो टाइमलाइन बनाएंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज आपकी इच्छा है। ध्यान देना, ये वाला जो बिल है ये 4 मार्च को रिबेट करवा लिया गया है, तो 4 अप्रैल को जो मैं बोल गया वो गलत बोल गया। 4 अप्रैल को तो इसकी मैच्योरिटी थी, लेकिन हमने तो 1 महीने पहले ही रिबेट करा लिया था, तो इसका पूरा काम तो 4 मार्च को हो चुका है। 4 अप्रैल को इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। अब बी की एंट्रीज अपन देख रहे हैं। बी की एंट्रीज में क्या कहते हैं, देखिए बी की एंट्रीज यानी मोहन की एंट्रीज। मोहन ने 1 जनवरी को सबसे पहले राम को बिल दिए, तो राम अकाउंट डेबिट टू बीपी 1 2 3 दे दिए। अब इसको क्या मतलब है, उसने इंडोर्स किया, क्या किया, वो उसकी और थर्ड पार्टी का लेना देना है। ये तो मैच्योरिटी डेट पे बीपी का पेमेंट करेगा, बीपी टू बैंक। 4 मार्च को ये बिल डिसऑनर हो गया था एक, सेकंड वाला बिल, तो बीपी अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट, ये नोटिंग चार्ज को डेबिट करेगा, क्योंकि नोटिंग चार्जेस इसका खर्चा है और इसकी वजह से हुआ है, दैट्स वाई इसको ही बेयर करना पड़ेगा, इसलिए डेबिट करेगा टू राम, राम को क्रेडिट कर दिया। इंटरेस्ट भी देना है, इंटरेस्ट खर्चा है, इंटरेस्ट टू राम 200 रुपए। अब राम को नया बीपी दे दिया 4 मार्च को, ये सब 4 मार्च को हो रही है, देखो राम टू बीपी 5240 का बीपी दे दिया। अब 4 मार्च को इसने ना रिबेट पे बिल का पेमेंट किया था, कौन से? थर्ड बिल का, बीपी 3 अकाउंट डेबिट टू बैंक टू रिबेट। ये नंबर नहीं लिख रहा, आप नंबर लिखिएगा। और उसके बाद वो बिल सेंड फॉर कलेक्शन में गया, सब चीजें, इसको तो 7 मई को पे करना है, बीपी टू बैंक 5240, और कोई एंट्री होगी नहीं। तो इसकी एंट्री बहुत कम होती है, देखो मोहन की एंट्री इतनी सी है और बाकी कंडीशन से भी इसको मतलब होता नहीं है।
तो बी की एंट्रीज तो काफी इजी होती हैं। देखिए इसमें सोहन की एंट्रीज के लिए भी मैं आपको बता दूं, सोहन को तो सबसे पहले बिल मिला, कितने का बिल था, 4000 देने थे, 4120 मिलने थे, 4000 ही मिले, तो 120 का उसको नुकसान हो गया, डिस्काउंट अलाउड कर दिया। और जब मैच्योरिटी डेट आएगी तो इसका पैसा आ जाएगा, बिल चला जाएगा। इसका तो नॉर्मल एंट्री है, इसमें कुछ नया नहीं है। इसमें सबसे पहले 1 जुलाई को ए ने ड्रॉ किए बिल 25,000 के, दो बिल हैं, एक तो 15,000 का है और एक 10,000 का है, दोनों की ड्यूरेशन भी अलग अलग है, ये दो बिल आ गए। ठीक है, अब इसने जो ए ने क्या किया, पहला बिल 3 जुलाई को इंडोर्स कर दिया सी को, टाइमलाइन में लिख लेना, बाकी सी टू बी आर टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि आपने डिस्काउंट काट लिया। दूसरा बिल आपने 4 जुलाई को डिस्काउंटेड करा लिया, और ये वाला बिल डिसऑनर हो गया तो एंट्री हो गई बी टू बैंक, और इंटरेस्ट कैश में नहीं मिला तो बी टू इंटरेस्ट। और अब नया बिल आ गया रिन्यूअल ऑफ बिल, तो उसमें 10,150 तो बेसिक अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस प्लस 300 रुपए इंटरेस्ट के, तो रिन्यूअल हो गया 10,450 का। और इस वाले की जब मैच्योरिटी डेट दिसंबर में आई तो उसका पैसा मिल गया। तो कुल मिलाकर ये, अच्छा वो तो इंडोर्स हो चुका था ये वाला फर्स्ट बिल, तो उसका तो पैसा उसी को मिला होगा, उससे अपन को कोई मतलब नहीं है। अपने को जब पैसा मिला ही नहीं तो अपन एंट्री क्यों करेंगे। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो गया था, उसका ट्रीटमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। और अगर मैं बी की एंट्रीज की बात करूं तो बी ने तो बिल दिए ए टू बीपी, बिल डिसऑनर हुआ तो नोटिंग चार्जेस, बीपी नोटिंग चार्जेस टू ए, इंटरेस्ट ड्यू हुआ तो इंटरेस्ट टू ए। अब एक और रिन्यूअल किया तो ए टू बीपी वही 10,450 से। अब इसको तो बीपी वन का पेमेंट करना है, तो ये तो बीपी वन का पेमेंट करेगा ड्यू डेट पे, बीपी वन टू बैंक। और बीपी थ्री जो डिसऑनर होने के बाद हुआ था तो बीपी थ्री अकाउंट डेबिट टू बी बैंक। इसको और कोई मतलब ही नहीं है, इसको तो बिलों के पेमेंट करने हैं, सीधी सी बात है। डिसऑनर हो गया तो इंटरेस्ट का और रिन्यूअल देखना पड़ेगा। अदरवाइज बाकी जो 5 कंडीशन आपकी थी, रिटेन की, डिस्काउंटिंग की, इंडोर्समेंट की और आपकी बिल सेंड फॉर कलेक्शन की, इनकी तो कोई कंडीशन की एंट्री नहीं करता। हाँ रिबेट कराता तो ये रिबेट की जरूर एंट्री करता। तो इन सब चीजों को आप चार्ट से इजीली याद कर सकते हो, टाइमलाइन बनाओ, उसके बाद क्वेश्चन करो तो ही आपका काम चलेगा।